हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी 7th क्लास है और हम लोग ज्योग्राफी देख रहे हैं, पर्यावरण वाली जो बुक है उसी का चैप्टर नंबर 4 को आज हम लोग करेंगे। किसे करेंगे? तो चैप्टर नंबर हमारा 4 है, तो चैप्टर नंबर 4 को हम लोग गौर करके देखेंगे। तो आपने वायु के विषय में सुना है, हवा। आम भाषा में हम लोग हवा बोलते हैं कि जिस तरह से हमारे जीवन के लिए हवा पानी बहुत जरूरी है, तो आज उसी हवा को जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर में एयर होती क्या है। क्लियर है? एयर पर हम लोग आपका बात करने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम चैप्टर के अंदर आपका जानेंगे कि जो हमारा पूरा आपका जो स्थलमंडल है और जो भी हमारा वायुमंडल है बेसिकली, तो वायुमंडल में कौन कौन सी हमारी गैसें मिलती हैं, किस किस अवस्था में मिलती हैं, और दूसरा हम लोग इसमें यह भी जानेंगे कि इसके साथ जो हमारा वायुमंडल है, जो उसका स्तर है वो कहां तक है। इन सभी पर हम लोग अपने इस लेक्चर के अंतर्गत जो है गौर करेंगे और इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से गौर करके हम लोग आपका देखेंगे। चलिए, कोई भी बच्चा किसी स्कूल से जो माइक लेकर आपका चैप्टर को पढ़े, कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से, जीआईसी सकनौली खाल, जीआईसी सकनौली खाल, बहुत शाबाश। माइक ले बेटा, आप माइक ले लें आप। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? गौरव। ठीक है गौरव बेटा, आप चैप्टर पढ़ना शुरू करो। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिस वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणों से हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। यदि सुरक्षा की यह चादर न हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं। अंततः यह वह वायु राशि है जिसने वायु पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। वायुमंडल का संगठन। क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होती है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिससे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, ऑर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। चित्र 4.1 में वृत्त रेखा दी गया है जिसमें वायु की विभिन्न संगठनों की प्रतिशत दर्शाई गई है। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं, और परंतु पौधों को अपने भोजन के लिए नाइट्रोजन का आवश्यकता होती है। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। मूत्र तथा कुछ पौधे की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं जिससे पौधे इसका उपयोग कर सके। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता में मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पादन करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस
हैं। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्य तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा उपयोग किए जाने वाला गैस के बराबर होता है, जिससे यह संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों से जलाने से गड़बड़ा जाता है। वो वायुमंडल को प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ोतरी करते हैं। परिणामस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। बैठ जाइए गौरव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा पढ़े बेटे, शाबाश। चलिए थोड़ा देख लेते हैं। देखिए वायु कह रहा है, अगर हम वायु की बात करें तो बेसिकली कहाँ मिलेगी वायु? तो आप कहेंगे पृथ्वी के चारों ओर क्या है? वायुमंडल की एक घनी चादर है। घनी का मतलब होता है डेंस, सघन। सघन एक वायु की चादर है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम कहते हैं वायुमंडल। और कह रहे हैं पृथ्वी पर आपका सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर हैं। यानी कि पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, जीव इन द सेंस आपका चाहे कोई जानवर हो, कोई आपके कीड़े मकोड़े हो, पेड़ हो, पौधे हो, मनुष्य हो, सबके लिए कौन सी गैस आवश्यक है? आपको पता होगा, सबको जीवन जीने के लिए गैस की आवश्यकता है, वायु की आवश्यकता है। कह रहे हैं कि हम सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है, सूर्य की किरणें के लिए हानिकारक से हमारा रक्षा करता है। ठीक, कौन? वायुमंडल की बात करें, हवाओं की। और यदि सुरक्षा की चादर ना हो तो हम दिन में सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं। कह रहे अगर वायुमंडल हमारा ना हो, सूर्य से इतनी गर्मी तप्त निकलता है कि हम उसे जल सकते हैं। एक रात के समय ठंड से जम सकते हैं और रात में इतना ठंडा हो जाता है कि शायद हम लोग रात में आपका ठंड जम सकते हैं। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, ये सारी कंडीशन को बता रहे हैं। ठीक, कि हमारे लिए वायुमंडल का महत्व क्या है, उस महत्व को थोड़ा सा हम लोगों को समझना चाहिए और आपका देखना चाहिए कि किस प्रकार है वायुमंडल का क्या योगदान है हमारे लिए। अब देखिए, कह रहे हैं वायु राशि जिन्हें हमें पृथ्वी के तापमान में रहने के लिए योग्य बनाती है। तो अगर आपसे पूछ ले कि वायुमंडल का काम क्या है, तो आप सबसे पहले कहेंगे कि पृथ्वी को रहने योग्य बनाने के लिए हमें वायुमंडल की जरूरत है। पेड़ पौधों को जीवित रहने के लिए वायुमंडल की जरूरत है। क्लियर है? और हानिकारक जो आपकी किरणें आती हैं उनसे रक्षा करने के लिए भी वायुमंडल हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब कह रहे हैं वायुमंडल का संगठन। संगठन का मतलब है बेसिकली वायुमंडल किन किन चीजों से मिलकर बना है, कौन कौन से तत्व, कौन कौन सी गैसें इस मंडल के अंदर स्थित है, हमको बेसिकली ये देखना होता है इसके अंतर्गत। तो कह रहे हैं कि आप जानते हैं मतलब आपको पता है कि जिस वायुमंडल का उपयोग हम सांस लेने कर सकते हैं वह वास्तव में अनेक गैसों का मिश्रण है। कैसा है? वास्तव में अनेक गैसों का मिश्रण है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिसमें वायुमंडल का बड़ा भाग है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। कैसे होते हैं? छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। चित्र 4.1 में वृत्ताकार रेखा दिया गया है जिसे वायु के विभिन्न संगठनों को प्रदर्शित किया गया है। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। हम सांस लेते हैं तब हमारे फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भर लेते हैं और फिर उसे बाहर निकालते हैं, परंतु उसको अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। कैसी होती है? उसको अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन। यानी कि हम लोगों क्या है, वायुमंडल में बहुत सारी गैसेस हैं। अभी हमने सांस लिया तो हमने कौन सी वायु ली? तो हमने ऑक्सीजन को ग्रहण किया और हमने जो गैस आपका रिलीज बाहर की वायु कौन सी थी? वो थी कार्बन डाइऑक्साइड। और पौधे कौन सी गैस लेते हैं? नाइट्रोजन। क्या नाइट्रोजन को वो आपका सीधे ले लेते हैं? देखिए, कह रहे हैं कि नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी लेते हैं, फिर उसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधों में जीवन रहने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। पर कह रहे हैं कि पौधे इसे सीधा नहीं ले सकते।
यानी कि पौधे सीधा नाइट्रोजन को नहीं ले सकते। मृदा में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो पौधों की जड़ों में जाता है, जो आपका जीवाणु वायु के माध्यम से नाइट्रोजन को लेकर का स्वरूप उनका बदल देता है, जिससे प्रयोग होता है। यानी कि पौधे डायरेक्ट ना लेकर इनडायरेक्ट में आपका नाइट्रोजन को वो आपका प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? प्रयोग। ठीक। अब आप मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको सारा सब कुछ याद रखना है तो उसका एक तरीका है बहुत अच्छा। आप क्या करिए, ये वाला चित्र बनाइए, एक इस तरह से राउंड बनाइए और उसमें इस तरह से कट निकालिए, इस तरह से बना लीजिए। ये बना हुआ है, इसमें ऐसे दिखाइए ऑक्सीजन, और ये जो पूरा पार्ट है ये खुला हुआ, ये सबसे ज्यादा है आपका नाइट्रोजन। इस पार्ट में आपको बीच में मिलेगा क्या? ये वाला जो पार्ट है ये ऑक्सीजन है, और थोड़ा सा पार्ट इसमें है, कुछ पार्ट में आपको कार्बन मिलेगी, कुछ ऑर्गन मिलेगी। ये चित्र आपको बेसिकली बना लेना चाहिए। क्लियर है? ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि हमारे वायुमंडल में कौन कौन सी गैस और उन गैसों का कितना परसेंटेज हमारे यहाँ है, आप उसको इस चित्र के माध्यम से बना सकते हैं। बना लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, फिर आगे बढ़ेंगे। शाबाश, जल्दी बनाइए। एक बार लिख ही लीजिए, दोबारा माना कि आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन आप अगर एक बार फिर बनाते हैं तो आपको चीजें बड़ी आसानी से रिवीजन के तौर पे भी आपको काम आएगा और आपको रिवीजन भी हो जाएगा। बना लिया? कितने बच्चों ने बना लिया? हाथ खड़ा करें या बना रहे हैं? चलिए बना लीजिए आराम से। ये वाला आपको बनाना है बेटा। अगर आप इसको बना लोगे, कभी कोई आपसे पूछेगा ऑक्सीजन कितना है और कौन कौन सी गैसेज हैं, तो आप बिल्कुल क्लियर कर पाओगे कि 78% हमारे पास नाइट्रोजन है, जो कैसा है, जो वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस पाई जाती है नाइट्रोजन। तो पहले नंबर पर नाइट्रोजन हो जाएगी, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन हो जाएगी, ठीक है, और तीसरे नंबर पर आपका ऑर्गन हो जाएगी, ठीक, फोर्थ नंबर पर और गैस हो जाएंगी, और फिफ्थ नंबर पर आप ये कर लीजिए, या एक काम कर लीजिए आप, ज्यादा बेटर ये रहेगा, ये फोर्थ नंबर पर है और बहुत सारी गैसेस को हमने फिफ्थ में रख दिया। तो बेसिकली ये आपका प्राइमरी गैसेस हैं, आप इनको ध्यान रखिए। मैं अगर पूछूं ऑक्सीजन का कितना परसेंट है हमारे वायुमंडल में, तो आप कहेंगे 21%। क्लियर है? और कार्बन डाइऑक्साइड कितना? इतना। तो आप इसको बेसिकली बेटा इतना ध्यान रखिए कि हमारे पास ये है, और ध्यान रखना सबसे ज्यादा हमारे पास नाइट्रोजन पाई जाती है और दूसरे नंबर पर हमारे पास ऑक्सीजन पाई जाती है। क्लियर है? ये इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या इनका महत्व है। ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। कौन से नंबर की है ऑक्सीजन? दूसरे नंबर की। तो पहले नंबर की कौन हो गई? नाइट्रोजन। कितना? 78%। ऑक्सीजन 21%। मैं यहां लिख देता हूं ऑक्सीजन का कितना है, 21%। ठीक। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, कि अगर इनको सांस लेना है तो इनको कौन सी वायु की आवश्यकता है? तो ऑक्सीजन की आवश्यकता है। हरे पौधे का मतलब समझते, ये होते हैं पादक, आपके जितने पेड़ पौधे हैं, छोटे छोटे आपके प्लांट हैं, सब वगैरह, इनको हम कह रहे हैं। ये कैसे करते हैं? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। अगर आप साइंस में पढ़ोगे तो आपको हरित लवक की उपस्थिति में जब सूर्य का प्रकाश आपका पौधों पर पड़ता है, खास करके वहां उनकी पत्तियों पर, तो उससे क्या होता है, सूर्य की प्रकाश की किरणों से, जल के माध्यम से वो लोग क्या करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। क्लियर है? और ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है, और यही कारण है कि जब आपका सूर्य निकलता है,
पेड़ पौधों की पत्तियों पर पड़ता है, फोटोसिंथेसिस होती है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण होता है और उससे ऑक्सीजन का उत्पन्न होता है। और यही कारण है कि हमारे यहाँ एटमॉस्फेयर में जो है ऑक्सीजन मेंटेन रहती है। यदि हम वृक्ष काट देते हैं तो संतुलन बिगड़ जाएगा। और यही कारण है कि हम हमेशा वृक्षों को, जो हमारे वृक्ष हैं, हम उनको लगाने पर, उनको ना काटने पर, उनकी सुरक्षा पर हम बार बार ध्यान देते हैं, ताकि हमारा पर्यावरण या वन जितना अधिक होगा, हमारे पास उतनी ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होगी, उतने ही हमें आपका सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी। एग्जाम्पल के रूप में समझिए, आज के समय में जितने भी बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर हैं, मेट्रोपॉलिटन का मतलब है बृहद महानगर, जैसे बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, इन शहरों की स्थिति को देखिए। आप दिल्ली में आप चेक करिए, दिल्ली का जो आपका प्रदूषण मानक है, नॉर्मल उसको 50 समथिंग रखा जाता है कि मैक्सिमम 75 पहुंच जाए, लेकिन वो 350, 300, 500 पहुंच रहा है। आप सोच के देखिए, आप वहां की मतलब आप उसके वातावरण में निकल जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा ना जाने कितना धुआं आपने सोख लिया हो आपके फेफड़ों ने। क्लियर है? शायद जो आप 10 साल में जितना धुआं सोख पाए, आप दिल्ली में शायद एक दिन में सोख सकते हैं, क्योंकि वहां की जितनी भी हवा है, जो वहां का पर्यावरण है, वो कैसा है? वो प्रदूषित है। क्लियर है? और ये देखिए, दिल्ली में क्या कराई गई थी? अभी कृत्रिम वर्षा कराई गई थी कि ताकि जो हमारे कोहरा बना हुआ है, फॉग बना हुआ है, धुंध पूरी छा रखी है दिल्ली, ग्रेटर नोएडा के आसपास, गुड़गांव, फरीदाबाद में, अगर बारिश हो जाएगी तो सिंक आ जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, बह के आपका समुद्रों में, नालों में चला जाएगा, वो कार्बन ऊपर नहीं रहेगा, कम से कम वातावरण अच्छा रहेगा। अगर आप देखेंगे, दिल्ली का वातावरण सबसे ज्यादा खराब है पूरे भारत में, और भारत की राजधानी कैपिटल के ये हाल है। क्लियर है? इसीलिए आप देखते हैं कि आप पहाड़ों में जाइए, बिल्कुल फ्रेश एयर मिलती है, अच्छा वाटर मिलता है, लोगों की हेल्थ भी बहुत अच्छी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बहुत बढ़िया है, जीवन प्रत्याशा बहुत अच्छी है। तो ये वही समझाने का प्रयास कर रहा हूं मैं आपको कि हमें कहां से मिलती है ऑक्सीजन? पौधों से मिलती है। बनती कैसी है? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। अगर हम पेड़ पौधों को काट देंगे तो जो बैलेंस बना हुआ है आपका, हमारे लिए ऑक्सीजन जो मिलती है, वो बैलेंस आपका डिसबैलेंस हो जाएगा, और डिसबैलेंस हो जाएगा तो बहुत सारी समस्या हो जाएगी। आप सोचिए, जब ऑक्सीजन की कमी होगी, मनुष्य को सांस लेने के लिए नहीं मिलेगा, तो ये जो और आपके पेड़ पौधे हैं, ये कैसे अपना भोजन बना पाएंगे? क्लियर है? कितने सारे जीव जंतु, आपके कीड़े मकोड़े निर्भर करते हैं इन सारी चीजों पर। तो इनको हम लोग और भी आगे पढ़ेंगे, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और कह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी कैसी है? बड़ी महत्वपूर्ण गैस है। लेकिन आप इसको देखेंगे, इसकी वायुमंडल में कितनी प्रतिशत है? अभी हमने देखा 0.03% है। ये देखिए, ये उपस्थिति है इतनी कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम बोलते हैं CO2। क्या बोलते हैं? CO2। 1% भी नहीं, आधा % भी नहीं। कितना है हमारे वायुमंडल में? 0.03%। क्लियर है? तो 1% का कितना हिस्सा है आप निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो इतनी कम होने के बावजूद हम इसको निरंतर अगर आपके बढ़ाएंगे आर्टिफिशियल तरीके से, तो हमको कोई प्रॉब्लम होगी। कह रहे हैं कि ये अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं? हरे पादप के लिए अपना भोजन बनाने के लिए महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? तो आप कहेंगे CO2। आप कहेंगे सर, जब उनको अपना भोजन बनाने के लिए CO2 है तो फिर क्या दिक्कत है? चाहे तो कितनी बढ़ जाए CO2, लेकिन बच्चों एक लिमिट, एक मात्रा में तो बढ़ेगी। क्लियर है? आप देखिए, हमारे पास ऐसे वाहन हैं जो आपका बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आपका टॉक्सिन छोड़ते हैं, बहुत सारी चीजों को आपका इफेक्ट करते हैं हमारे पर्यावरण को। ठीक? तो देखिए, हरे पादप अपने भोजन के रूप में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और मनुष्य को वापस देते हैं। तो यानी कि पौधे क्या ग्रहण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, और छोड़ते क्या हैं वो लोग? तो आपको पता होना चाहिए, ऑक्सीजन। तो पौधे क्या कर रहे हैं? CO2 को एब्जॉर्ब कर रहे हैं सांस लेने में, या अपना फोटोसिंथेसिस करने में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, रिलीज करते हैं ऑक्सीजन। और हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 को छोड़ते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, यानी कि हम भी छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड,
और बच्चों कौन? पशु भी। लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, ये दोनों लाइन लिख लीजिए कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, मनुष्य तथा पशु कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। दोनों पॉइंट आप लिख लीजिए, ठीक है। मनुष्य तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़े जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली मात्रा गैस के बराबर होती है। यानी कि जितना हमारे हरे पौधे गैस को छोड़ते हैं, किसे? कार्बन डाइऑक्साइड को, उतना ही हम लोग उसको ग्रहण भी कर लेते हैं। तो ये बैलेंस कैसा है? बराबर है, ये संतुलन बना हुआ है। यानी कि जितना हमको ऑक्सीजन की जरूरत है, पौधे उतनी ऑक्सीजन बना रहे हैं, क्लियर है, और जितनी पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है उसको हम उतना रिलीज कर रहे हैं। तो अभी क्या बना हुआ है? ये बैलेंस बना हुआ है, ठीक है। लिख लीजिए दो पॉइंटों को। लिख लिया? आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं परंतु यह जो आपका संतुलन है, संतुलन का मतलब जो बैलेंस हमने बना हुआ है, कोयला और खनिज तेल आदि से जलाने से यह गड़बड़ बढ़ जाता है। अगर आपने जितनी आपने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, पौधों ने उतनी ऑक्सीजन रिलीज करी, ये तो समझ आ रहा है। बैलेंस भी बराबर है, कोई इशू नहीं है। कितनी ही जनसंख्या बढ़ जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑक्सीजन आपको प्रॉपर मिलती रहेगी। लेकिन समस्या क्या है? जो हमारे डीजल के वाहन है, कोयला जो हम लोग आपका जला रहे हैं, उनसे जो धुआं निकल रहा है, जो उनका वेस्टेज निकल रहा है, उससे क्या हो रहा है? CO2 की मात्रा बढ़ रही है, और बढ़ रही है तो ऑक्सीजन उनके बराबर रिलीज नहीं हो रही है। क्योंकि आप जानते हैं ऑक्सीजन को आर्टिफिशियल नहीं बनाया जा सकता इतने अच्छे से, जितना हम लोग कहां से बनाते हैं? पेड़ पौधों से, जो हमें नेचुरल रूप में मिलता है। तो इससे क्या हो रहा है कि उनके जलाने से गर्म हो जाता है और वायुमंडल में प्रति वर्ष करोड़ों टन, कितना बच्चा? करोड़ों टन आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिमाण स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। किसे करता है? इन सबको आपका प्रभावित करता है, ठीक। यानी कि आप अगर जितना भी डीजल और यानी कि खनिज तेल, मतलब आपका पेट्रोल, डीजल वगैरह ये सब, और कोयले का जितना अत्यधिक प्रयोग करोगे, तो हमारा जो संतुलन बना हुआ है वो संतुलन टूट जाएगा, बिगड़ जाएगा, और हमारे यहाँ जो हमारा वायुमंडल है उसमें कार्बन की उपस्थिति ज्यादा हो जाएगी और हमको पर्यावरण संबंधी चीजें देखने को मिलेगी। अब आप दिल्ली में देखिए, दिल्ली में अगर आपने रेड लाइट देख ली तो 3-3 किलोमीटर लंबी रेड लाइट लगती है, जाम लगता है 3-3 किलोमीटर लंबा, क्लियर है। कितनी हम लोगों को वहां, हमको आप देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड आपका रिलीज होती है। सोचिए, तो हमारा प्रदूषण वहां पर कितना प्रभावित होता होगा, आप इसको सोच सकते हैं। क्लियर है? चलिए देखिए, अब ये कुछ आपका न्यूज़पेपर की कटिंग है और ये वैश्विक स्तर पर आपका दिखाते हैं कि CO2 का लेवल आपका बढ़ रहा है, किस हिसाब से बढ़ रहा है। ये वेदरिंग में कुछ आपका प्रॉब्लम है। ग्लोबल में अगर आप देखेंगे तो अब निरंतर वैश्विक टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है। आप देखिए, एक समय था कि पहाड़ों में कभी भी टेम्परेचर 28 या 30-32 से ऊपर नहीं जाता था, मैक्सिमम 28-30, लेकिन वहां पर टेम्परेचर आज 34-34 पहुंच रहा है, 36 तक जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमने अपने पर्यावरण में बदलाव कर दिया है। जो पर्यावरण, जो गैसें आपका पृथ्वी पर आने वाली हानिकारक आपका किरणों को रोकती थी, हमने उनका बैलेंस बिगाड़ दिया है। बिगाड़ा कैसे है? डीजल जैसे वाहनों को हम लोगों ने बहुत ज्यादा प्रयोग में कर लिया, कोयले को हमने बहुत ज्यादा जलाया, धुआं बहुत ज्यादा हुआ, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कैसी हो गई? बढ़ गई, और जिसके कारण ये सारी समस्या हम लोगों को देखने के लिए मिली है। क्लियर है? अब चलिए, अब थोड़ा सा हम बात करते हैं वायुमंडल की संरचना, कि जिसकी हम बात कर रहे हैं अपने वायुमंडल की,
क्या इस वायुमंडल में कुछ आपका लेयर है, कुछ स्तर है, या किसी प्रकार का वायुमंडल कुछ पाया जाता है, इसकी कोई स्थिति है? आप किसको समताप कहेंगे? कैसे हाइट के हिसाब से आपने माप दिया, कहां पर टेम्परेचर आकाश में जाने पर घट जाता है, कहां पर बढ़ जाता है, इन सब के विषय में पढ़ेंगे। तो आप लोग उससे आगे बढ़ने से पहले एक बार ये चित्र आपको दिखाया गया है थोड़ा सा, तो आपको क्या करना है, बेसिकली इस तरह से आपको ध्यान दीजिए, मैं बना देता हूं। इस तरह से आप आपका लाइन ड्रॉ कीजिए, थोड़ा सा बड़ा बनाइए, ध्यान दीजिए, वायुमंडल को ऐसे करिए। ये तो आपने बना लिया, इस तरह से लाइनिंग कर लीजिए ताकि आप वो कंफर्म हो जाए अपनी बुक में। तो सबसे पहले क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ठीक, बहिष्मंडल और बहिसीमा, इन दोनों ये आपकी सीमा होंगी मंडल की। तो इस तरह से आप बना लोगे तो क्या होगा, हम इनको एक एक करके लिखते चलेंगे और आपका समझते चलेंगे, ठीक है। याद रहेगा? चलिए देखिए, कुल मिलाकर हमारे पास सबसे पहले नीचे ये हमारी अर्थ है, पृथ्वी है। मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा थ्योरी को, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकल समझते हैं फिर दोबारा से। ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी से ऊपर अगर आप जाओगे 10 किलोमीटर तक, तो यहां तक एक सीमा मिलती है जिसको कहते हैं क्षोभ सीमा। क्षोभ सीमा क्या है? बेसिकली एक हमने अपना एक आइडियोलॉजी लगा के, हमारे ज्योग्राफरों ने हमको आपकी सीमा बना के दी है कि जहां पर वायु की सघनता सबसे अधिक है, पृथ्वी से लेकर अगर आप आकाश में 10 किलोमीटर तक जाओगे, यहां पर आपको वायु की सघनता सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलेगी, ठीक, ठीक है। इससे ऊपर जाने पे धीरे धीरे सघनता कम होती चली जाती है। तो इसी के साथ हम इन सारी चीजों को देखेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले हमको मिलता है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ठीक, और आपका बहिर्मंडल जो बाहर है, ठीक। तो इनके विषय में हम लोग आपका पढ़ेंगे और इस पर हम लोग गौर भी करेंगे एक एक करके। क्लियर है? चलिए, सबसे पहले आप लिखिए वायुमंडल की संरचना, और उसमें लिखिए हमारे वायुमंडल में 5 परतों में विभाजित हैं। यानी कि जो हमारा वायुमंडल है वो कितनी परतों में विभाजित है? 5 में। या आप कह सकते हैं कि हमारे वायुमंडल की 5 परतें। कितनी है? 5 परतें। जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है, सतह से मतलब होता है जहां पर आपका भूपर्पटी है, जो स्पेस है जहां आप रह रहे हैं, वहां से ये आपका पृथ्वी की जो सतह है शुरू होती है। तो सबसे पहला मिलेगा आपको क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल और बहिर्मंडल। क्लियर है? इन 5 का नाम लिख लीजिए, एक एक करके इनको पढ़ते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा। अच्छा बच्चों देखो, आज आपको लग रहा होगा सर वायुमंडल पढ़ा रहे हैं, क्या महत्व है? नहीं। जो बच्चे आपके बड़े बहन भाई, कोई आपका रिलेटिव आपके गांव में अगर कोई आपका तैयारी कर रहा हो इस विषय में, यानी कि किसी भी स्टेट एग्जाम की, सेंट्रल की, आप जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूं 7th क्लास का, आप उसको जाकर उनके नोट्स में देख लीजिए, आपको लिखा मिलेगा। ये मेरी गारंटी है इस बात की। आप कोई भी तैयारी करिए, स्टेट का दीजिए, पीसीएस दीजिए, आईएएस दीजिए, सब में पूछा जाता है ये बहिर्मंडल कहाँ है, कौन सी गैस पाई जाती है, क्षोभ मंडल में या समताप मंडल में आपका प्लेन उड़ते हैं, मौसमी क्रियाएं कहाँ होती हैं, पेड़, अगर फिर ये पूछा था कि जो आपके पौधे हैं वो अपना भोजन किस गैस की उपस्थिति में बनाते हैं, कौन सी गैस छोड़ते हैं। ये सब आपकी ही क्लास का है, जो आपने नहीं पढ़ा अच्छे से, आपको ध्यान नहीं रहा, आपको फिर दोबारा बहुत महंगी महंगी कोचिंगों में फीस देकर आपको पढ़ना पड़ता है। इसीलिए मैं बार बार बच्चों को बोलता हूं, ध्यान रखिए, पढ़ते चलिए, रिविजन करते चलिए, अच्छे से ध्यान देके चलिए। और मैं आपको साथ में क्यों बोलता हूं, आप इन्हें चेक करके देखिए घर जाकर कि वास्तविकता में ये है कि नहीं है, फिर हम यूं ही पढ़ा जा रहा है। अगर कोई चीज आपके कोर्स में बनाकर दी गई है तो उसका कुछ महत्व है आपके लिए, उस महत्व को थोड़ा सा समझिए। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आपका समय भी समाप्त हो रहा है और आपको देखना है, ठीक है।
तो इन परतों को लिख लीजिए, बाकी शेष को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, अच्छे से गौर करेंगे और कल हम लोग वायुमंडल पर अपनी चर्चा करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।